हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। हम पढ़ क्या रहे थे, पार्ट्स ऑफ सेल में सेल वॉल को कवर किए थे इसकी प्रीवियस वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखो, हम अब तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं बच्चों। हम सेल के डेफिनेशन के बारे में जाने थे, ठीक है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल जाने थे, हम सेल की डिस्कवरी किसने की थी और पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा था। साथ ही साथ सेल थ्योरी को हमने पढ़ा था कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी और फर्दर सेल थ्योरी को किसने एक्सटेंड किया था आगे, ठीक है। उसके बाद हमने जाना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, दोनों में डिफरेंस देखा, ठीक है। उसके बाद हमने सेल के साइज और शेप के बारे में समझा कि डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं तो उनका शेप और साइज भी तो डिफरेंट होगा ना, तो उसके बारे में हम डिटेल में जाना था। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ सेल में आ गए थे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेल में सेल वॉल पढ़े थे और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेल होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनमें सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसी भी लिविंग यूनिट का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर केवल एक सेल प्रेजेंट होता है, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। कुछ में तो मिलियंस ऑफ बिलियन सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें तो हम भी किस में आते हैं, एनिमल्स में ही आते हैं। तो जो हमारी बॉडी का सेल है, मतलब हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट तरीके के सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। हमारी जो, हम ह्यूमंस की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल से मिलके बनी हुई है। जैसे कि हमारे बॉडी का बोन है वो बोन सेल से मिलके बना हुआ है, मसल है वो मसल सेल से मिलके बना हुआ है। नर्व सिग्नल को कैरी करने के लिए हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं जिसको नर्व सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आरबीसी प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है, तो ऐसे ही हमारे बॉडी में और डिफरेंट तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट तरीके के फंक्शन करने के लिए डिफरेंट सेल प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात। जैसे हम किसी सेल को अगर हम देखें, सेल के अंदर की बात करें, तो सेल के अंदर भी डिफरेंट तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम सेल के अंदर, जैसे मैं एक रफ डायग्राम में आपको समझाऊं, देखो, जैसे रफ डायग्राम में समझें तो सेल के अंदर जस्ट अंदर अगर हम देखें तो सेल के अंदर को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर जो पूरा पार्ट होता है ना उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से समझना, ठीक है। ये सेल है हमारा, सेल के अंदर के पूरे पार्ट को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। ध्यान से समझना। तो जो प्रोटोप्लाज्म, देखो, सेल के अंदर जितने भी रीजन प्रेजेंट हैं पूरे रीजन को हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में है, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस के बीच के रीजन को हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, समझना ध्यान से। और सेल के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर के पूरे रीजन को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के रीजन को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, इसी को हम जेली लाइक फ्लूइड बोलते हैं। जेली लाइक फ्लूइड। देखो, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसी में सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेल क्या है, अब नेक्स्ट बात आती है कि सेल ऑर्गेनेल क्या है। तो जो सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है ऑर्गन ऑफ सेल। जैसे हमारे बॉडी में लीवर है, हार्ट है, किडनी है, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट तरीके के ऑर्गन है ना, वैसे ही जो सेल के ऑर्गन होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये साइटोप्लाज्म रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात। और जैसे हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन रहता है, वैसे ही इन सेल ऑर्गेनेल का भी डिफरेंट फंक्शन रहता है। समझ में आई बात।
जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। तो सेल ऑर्गेनेल कहाँ रहता है, ये साइटोप्लाज्मिक रीजन में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन सारे कंटेंट को, इन सारे सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ सेल हैं, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, मतलब इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल के अंदर के क्या है, सेल ऑर्गेनेल हैं, सेल के पार्ट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो इस वीडियो का टॉपिक है। समझ में आई बात? तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स को, इंटरनल पार्ट को, कहाँ से, आउटर इन्वायरमेंट से। समझ में आई बात? ठीक है, ये क्या है, एक झिल्ली है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, जैसे ये एनिमल सेल है समझो, तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है वो किसका रहता है, सेल मेम्ब्रेन का रहता है। ठीक है, एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है वो रहता है सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, जो हम इसकी प्रीवियस वाले वीडियो में डिटेल में कवर कर चुके हैं। सेल वॉल के अलावा प्लांट सेल में सेकेंड आउटर मोस्ट जो कवरिंग रहता है वो सेल मेम्ब्रेन रहता है। बात समझ में आई? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है क्या है, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आई बात? अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर से सेल मेम्ब्रेन को और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर से और डिटेल में सेल मेम्ब्रेन को समझते हैं। वैसे ये सारी बातें तो मैं कवर करा चुका हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, द आउटर मोस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट इट्स कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, जो सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, सेल के एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल जो ऑर्गेनल्स हैं, इनको क्या करता है, आउटर इन्वायरमेंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। उन्हीं को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, देखो प्रोटोप्लाज्म जो रहता है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर के पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, वही बात लिखा हुआ है। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is selectively permeable because it allow entry of certain substances, exit of some substances while preventing passage to remaining substances। देखो इसका मतलब क्या है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये सेलेक्टिवली ही चीज़ों को परमिशन देता है कि बाहर से अंदर आ पाए और अंदर से बाहर जा पाए। कुछ सेलेक्टिवली ही चीज़ों को, हम आगे फर्दर वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज हैं, चीज़ें हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है अंदर आने में और अंदर से बाहर जाने में। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक लिविंग सब्सटेंस होता है, ध्यान में रखना। सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, सेल वॉल रिजिड होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक लिविंग, सेलेक्टिवली परमिएबल, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है। समझ में आई बात? अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 6 to 8 नैनोमीटर इसका क्या होता है, थिकनेस होता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ ए बाइलेयर ऑफ लिपिड called phospholipid and protein located inside and outside the same. Small carbohydrates are attached at place to outer surface of lipid and protein. तो ये जो पॉइंट है इसको हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं और उससे समझते हैं हम। चलो बच्चों देखो, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखो अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो सबसे प्रोमिनेंट मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है, देखो सबसे प्रोमिनेंट जो मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ये देखो, ये जो सबसे प्रोमिनेंट, देखो इस स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये है एक हमारा
एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसके पास एक हेड रीजन है, इसको हेड रीजन बोलते हैं, ये एक हेड रीजन है, और ये वाला जो पार्ट है इसको टेल रीजन बोलते हैं, टेल रीजन। ठीक है, ये हेड रीजन हुआ, ये टेल रीजन हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। ये फॉस्फेट, इसको फॉस्फेट हेड बोलते हैं। ये जो रीजन है, ये जो हेड रीजन है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट हेड। और ये जो टेल निकला हुआ है ना, वो लिपिड से बना हुआ रहता है। देखो जो हेड रीजन है वो फॉस्फेट का बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको फॉस्फेट हेड बोलते हैं। और ये जो टेल है ये लिपिड से बना हुआ रहता है। समझ में आई बात, ये लिपिड से बना हुआ रहता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ये क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट। और ये क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल से बना रहता है, लिपिड। तो जो हेड रीजन है वो फॉस्फेट हेड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि फॉस्फेट से बना हुआ रहता है ये। और ये जो टेल रीजन है ये लिपिड से बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। देखो हम जब देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर को, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, जो सबसे ज़्यादा हमको दिख रहा है, यही रीजन दिख रहा है, मतलब फॉस्फोलिपिड ही दिख रहा है ना इसमें। देखो समझ में आई बात, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, अगर हम देखो इस फॉस्फोलिपिड की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये देखो फॉस्फेट हेड और टेल को जो जोड़ के रखता है, इसके बीच में यहाँ पर क्या रहता है, ग्लिसरॉल रहता है। क्या रहता है, ग्लिसरॉल। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, जो हेड रीजन और टेल रीजन को क्या करता है, बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, यही मॉलिक्यूल हमको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है, ये प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। सेल मेम्ब्रेन में इसमें एक खास बात है, इसकी खास बात ये है कि ये जो हेड होता है, फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। समझना ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ, मैं एक एक करके इस स्ट्रक्चर में जितने भी मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, एक एक करके हर बात को समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम बात की। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, इसके हेड रीजन जो रहता है ये फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से बना रहता है, और जो टेल रीजन रहता है ये लिपिड होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यही मॉलिक्यूल सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है सेल मेम्ब्रेन में। इसमें एक खास बात है कि इसकी खास बात ये है कि ये जो हेड होता है, ये जो हेड होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अब ये हाइड्रोफिलिक क्या है भाई, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग। क्या, वाटर लविंग। मतलब ये जो हेड रीजन है, ये जो फॉस्फेट रीजन है ना, हेड फॉस्फेट हेड है, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर लविंग होता है। ठीक है, इसको पानी पसंद होता है। लेकिन जो ये टेल रीजन होता है, ठीक है, ये जो टेल रीजन होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से दूर जाना, इसको पानी पसंद नहीं है। समझ में आई बात। अब मैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को एग्जांपल से ऐसे समझा सकता हूँ। देखो जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, पेड़ के पत्तों में देखना पानी ठहरता नहीं है। जब हम बारिश होती है या हम खुद एक्सटर्नल जब हम पानी डालते हैं तो उसमें कभी भी पानी ठहरता नहीं है, स्फेरिकल शेप में वहाँ पर बन के रुका हुआ रहेगा, या हम झड़ाएंगे पानी को तो झड़ जाएगा। क्यों झड़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेड़ की पत्ती होती है, ठीक है, हम जानते हैं कि सेल वॉल जो रहता है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है, और जो सेल्यूलोज है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल ऑफ वाटर है, मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इसीलिए क्या होता है कि उसमें पानी ठहरता नहीं है। समझ में आई बात, मतलब वो पानी से दूर जाना चाहता है, पानी को पसंद नहीं करता है। इसीलिए हम प्लांट में कितना भी पानी डाल दें वो सड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, उसमें सेल्यूलोज है। समझ में आई बात, उसमें सेल वॉल में जो मेन सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या है, सेल्यूलोज, जो क्या है, इनसॉल्युबल ऑफ वाटर है। ठीक है, पानी को दूर करता है वो। अगर मैं हाइड्रोफिलिक का एग्जांपल दूं तो जैसे हम पानी को किसी कांच वाले सब्सटेंस में डालें, कांच में डालें, तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाता है कांच में। तो उसको हटाने के लिए हमको कांच को पोंछना पड़ता है।
पोंछना पड़ता है ना, लेकिन अगर किसी पत्ते में पानी है तो उसको हम झड़ाएंगे तो वो झड़ जाएगा क्योंकि वो मिल नहीं जाता। तो ये एग्जाम्पल था हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, जो हेड रीजन होता है वो वाटर लविंग होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है, और ये टेल वाला रीजन रहता है ये क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये नेचर की बात कर ली हम लोग ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। इसको अगर हम बात करें तो ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, ये एम्बेडेड रहते हैं स्ट्रक्चर में। देखो ये बाइलेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हमको, एक लेयर फॉस्फेट मॉलिक्यूल का ये पूरा है और एक लेयर ये है। देखो ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है, तो एक पूरा लेयर ये है और एक लेयर पूरा ये है, मतलब ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बाइलेयर है, बाइलेयर स्ट्रक्चर, ये क्या है, बाइलेयर स्ट्रक्चर है ना। इसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। क्या, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिख रहा है, बाइलेयर डबल लेयर का स्ट्रक्चर है, तो इसको बाइलेयर स्ट्रक्चर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं, बाइलेयर भी बोलते हैं, क्योंकि डबल लेयर ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल से ये बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब कुछ और मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं, जैसे ये तो इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, हमको यहाँ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं। जैसे ये देखो, इसको हम बोलते हैं, ये जो दिख रहा है हमको, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं, ये जो है ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल है। ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल है। देखो ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल है। इसमें भी हेड रीजन और टेल रीजन होता है। तो जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन ये ग्लूकोज चेन है, ठीक है, और जो टेल रीजन रहता है वो अंदर में रहता है, अंदर में एम्बेडेड रहता है। तो जो ऊपर जो इसके पास जो रीजन है वो हेड रीजन है, और इसके अंदर की तरफ लिपिड टेल होता है ना, और बाहर की तरफ जो रहता है वो क्या है, ग्लूकोज चेन है। ये सेल का आइडेंटिफायर होता है, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ। ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये क्या रहता है, सेल का आइडेंटिफायर होता है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम आपके सेल को उसके ग्लाइकोलिपिड से ही पहचानता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में कुछ वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होता है ना, तो उसको क्या करता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम मार देता है ना। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड है इसी से हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये हमारे बॉडी का सेल है। अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो इसी को ही ख़त्म कर देगा हमारा इम्यून सिस्टम। बात समझ में आई? तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने बात किया कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है, और ये जो टेल वाला रीजन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। मतलब ये वाटर लविंग वाला पार्ट है, और ये जो अंदर का पार्ट है, देखो ये अरेंज्ड भी किस टाइप का है। जैसे मैं बात करूं, देखो ये एक दूसरा स्ट्रक्चर बना के बताता हूं मैं, देखो ध्यान से। जैसे ये हमारा सेल हुआ, और ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से समझना, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और सेल के अंदर हम जान रहे हैं कि सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म, वो क्या है, जेली लाइक फ्लूइड, और उसमें भी मैक्सिमम अमाउंट क्या रहता है, वाटर ही रहता है। तो देखो ये किस टाइप का अरेंज्ड है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन क्या रहता है, अपना इस टाइप का अरेंजमेंट होता है इसमें कि देखो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, और अंदर की तरफ भी क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। मतलब इधर भी वाटर रहता है ना, अगर मैं बात करूं यहाँ भी वाटर है और इधर भी वाटर है, तो वाटर का आना जाना ऐसे हो जिसके चलते ये क्या होता है, इसका ऐसा अरेंजमेंट रहता है। अब देखो हम ये जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। एक वर्ड यूज करते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर आने देता है, और सेलेक्टिवली ही चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर से बाहर जाने देता है। तो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिसको सेल मेम्ब्रेन अपने से अंदर आने देता है या अंदर से बाहर जाने देता है? जैसे हो गया छोटे मॉलिक्यूल्स, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें
ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये फास्ट तेजी से सेल के अंदर आ जाते हैं, बाहर से अंदर। जैसे इसमें क्या है, ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये ऐसे अरेंज होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, तो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है आसानी से अंदर आ जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अंदर आया तो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा ना, ऑक्सीजन आने के बाद ही तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी और एनर्जी बनेगा तो वेस्ट मटेरियल, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो वेस्ट भी बनेगा, ठीक है। जैसे एनर्जी बनेगा तो वेस्ट भी बनेगा ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल हैं और ये तेजी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अगर हम बात करें पानी की, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल भी आ सकता है, आता जाता है, और एथेनॉल भी, अल्कोहल, ये भी क्या है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाता है, लेकिन ये क्या जाता है, स्लोली जाता है। समझ में आई बात? तो कुछ इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं कि ये सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर आने देता है और अंदर से बाहर जाने देता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो तेज़ी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्लोली आते हैं, और कुछ के लिए तो ये पूरा बैन कर देता है, नहीं आने जाने देता। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये था स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का, पूरा समझ लिए हम। अब हम फंक्शन देख लेते हैं सेल के। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका फर्स्ट फंक्शन है शेप। इट प्रोवाइड्स ए डेफिनेट शेप टू सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। देखो शेप की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन रहता है ये क्या करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि सेल के अंदर का हर एक जो सब्सटेंस है वो फ्लूइड नहीं है ना, कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है, सॉलिड वर्चुअल क्या है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, एक शेप ही प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। समझ में आई बात? ये पहला फंक्शन हुआ। सेकेंड बात करें, मैकेनिकल बैरियर क्या कर रहा है, इट फंक्शंस एज ए मैकेनिकल बैरियर दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। तो ये क्या करता है, मैं बताया ना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल रहता है, तो ये एक मैकेनिकल बैरियर का ही तो काम कर रहा है ना, रुकावट का काम कर रहा है ना, किसी भी को तो आने जाने नहीं दे रहा है। जैसे थर्ड फंक्शन हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेलेक्टिवली परमिएबल। हम जान रहे हैं कि ये सेलेक्टिवली चीज़ों को अपने अंदर आने देता है और अंदर से बाहर जाने देता है। ये क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे सेल के सेल ऑर्गेनल्स और पार्ट ऑफ सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अब नेक्स्ट फंक्शन हमको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझाता हूँ। देखो एंडोसाइटोसिस क्या बोल रहा है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इनेबल टू सेल टू इनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाय एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर इट्स फूड बाय दिस प्रोसेस। देखो एंडोसाइटोसिस में ध्यान से समझाता हूँ। हम जान रहे हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें फूड पार्टिकल जब इंटर होते हैं तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही होते हैं, जैसे कि अमीबा होता है। हम अमीबा के बारे में एक बात ये जानते हैं कि जो अमीबा होता है वो लगातार अपना शेप चेंज करते रहता है, ये शेप चेंज करते रहता है, ये लगातार अपना क्या करते रहता है, शेप चेंज करता है। तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अमीबा क्या करता है, फूड को इंगल्फ करता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ फूड पार्टिकल है और ये अमीबा है, तो ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल के सामने ये क्या करेगा, फैगोलिटिक सेल बनाएगा, मतलब एक फॉल्स स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ ऐसा समथिंग, और ये क्या कर देगा, इस फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर लेगा, मतलब अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। फूड पार्टिकल को ये इंगल्फ ही करता है क्या, अमीबा। तो ये जो अमीबा होता है ये किसी फूड को एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही क्या करता है, इंगल्फ करता है। ये ऐसा फॉल्स स्ट्रक्चर बनाता है, फिर क्या करता है, नेक्स्ट टाइम में ऐसे करके ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा और ये इसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो जो अमीबा होता है वो क्या करता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही क्या करता है, अपना फूड इंगल्फ करता है। सिमिलरली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं, सेल मेम्ब्रेन भी, ये जो देखो ये फूड पार्टिकल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं। अब देखो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले फूड पार्टिकल्स को ये क्या करता है, फॉल्स स्ट्रक्चर बनाता है और धीरे 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 करके क्या करता है, देखो इंगल्फ कर लेता है।
और ये वेसिकल्स में पैक कर लिया। अब इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो जो सीक्रेट होंगे और ये क्या होगा, फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू जैसे अमीबा अपने फूड को इंगल्फ करता है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन में भी एंडोसाइटोसिस होता है। ये प्रोसेस से ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को इंगल्फ करता है। ये स्ट्रक्चर है एंडोसाइटोसिस का। बात समझ में आई? समझ में आए? तो एंडोसाइटोसिस भी फंक्शन समझ में आए। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या, इट ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइनी वाटर चैनल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ऑस्मोसिस, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में किसी भी पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं इतना बता देता हूँ कि जो जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, अंदर से बाहर जब जाता है ना, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। ये भी एक फंक्शन हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। स्पेशलाइजेशन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन इन माइक्रोविली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक खासियत और होता है कि ये क्या करता है, एक मॉडिफाई कर लेता है अपने आप को। जैसे हम अपने बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोविली, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाता है। माइक्रोविली क्या करता है, फूड का जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो माइक्रोविली में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आई बात? तो ये स्पेशलाइजेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये था पूरा फंक्शन और डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप कि हर एक बात समझ में आया होगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।